This is used for both classification and regression algorithms. Okay, this is used for both classification and regression problems. दोनों ही केस में एल्गोरिदम का नाम क्या रहता है? क्लासिफिकेशन में सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर रहता है, रिग्रेशन में सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर रहता है. सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या करता है? ओके, डिसीजन ट्री हमने देखा था. डिसीजन ट्री में क्या बन रहा था? ट्री बन रहा था, बेस्ट स्प्लिट कर रहा था वो फीचर्स पे. सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या करता है? जो भी आपका डेटा रिकॉर्ड है उसमें मल्टीपल फीचर्स होते हैं, तो उन मल्टीपल फीचर्स को एक मल्टी डायमेंशनल स्पेस में पहले तो वो प्लेस करता है. ओके, जैसे हमने 2D वाला फिगर देखा हुआ है. ओके, एक्स वाई एक्सिस होता है. 3D फिगर देखा, एक्स वाई जेड एक्सिस होता है. वैसे ही ये जो एक्सेस हैं, ये क्या है? नंबर ऑफ फीचर्स हैं. अगर आपके पास इससे ज़्यादा फीचर्स होते हैं, ओके, इस नंबर ऑफ 3 नंबर से ज़्यादा फीचर होते हैं, तो सपोर्ट वेक्टर मशीन मल्टी डायमेंशनल स्पेस में हर एक डेटा पॉइंट को पहले तो प्लॉट करेगा और फिर उसके बाद वो स्प्लिट करता है कि कौन सा डेटा पॉइंट किस कैटेगरी का पार्ट है. ओके, सो each data points maps in multi-dimensional space where the input features represented as value for a स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट. सिंपल मतलब जैसे हमने अभी तक जितने भी मॉडल्स देखे हैं उनको प्लॉट करके भी देखा था, तो उसमें क्या था कि सपोज़ कोई फीचर है आपका F1, F2 एंड F3, इसकी कुछ वैल्यू होगी. ओके, सपोज़ 1 है, इसकी 1.2 है, इसकी 3 है. ओके, तो एक्स वाई और जेड एक्सिस पे कहाँ पे ये तीनों पॉइंट एज अ कोऑर्डिनेट लाई करता है, वहाँ पे ये डेटा रिकॉर्ड प्लेस हो जाएगा. ओके, आइडेंटिफाइज हाइपरप्लेन दैट डिफ्रेंशिएट्स द डिफरेंट क्लासेस. तो 3 फीचर के लिए तो हाइपर प्लेन हो जाएगा, उससे ज़्यादा फीचर के लिए भी प्लेन हो जाएगा, बट 2 फीचर के लिए एक लाइन होता है. ओके, हाइपर प्लेन फॉर 2 फीचर द हाइपर प्लेन इज अ लाइन. हाइपर प्लेन is a line. Okay, so let's see it with an example. Suppose ऐसे x और y एक्सिस पे आपका 2 फीचर प्लॉटेड है. फीचर 1 है, ये फीचर 2 है. ओके, और कुछ इस तरीके के आपके पास डेटा है. x ये एक पर्टिकुलर डेटा है आपका, 2 डिफरेंट कैटेगरीज में बिलोंग करता है, जिसको हमने ग्रीन और रेड से क्लासीफाई किया है. अभी जो SVM है, SVM क्या करेगा? डिसीजन बाउंड्री क्रिएट करता है. ओके, डिसीजन बाउंड्री क्रिएट करता है. अभी ये डिसीजन बाउंड्री हो गया. अभी डिसीजन बाउंड्री तो कैसे भी क्रिएट हो सकता था, राइट? जैसा हमने लीनियर रिग्रेशन में भी देखा था, जो बेस्ट फिट लाइन है वो तो कैसे भी क्रिएट हो सकती है. ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है. बट कैसे पता चलेगा कि ये बेस्ट फिट डिसीजन बाउंड्री है? ओके, तो ये कैसे पता चलता है? यहाँ पे कंसेप्ट आ जाता है मार्जिन. ओके, मार्जिन क्या होता है? डिसीजन बाउंड्री से जो पहला, जो सबसे क्लोजेस्ट, जो हर क्लास का डेटा पॉइंट रहेगा. ओके, सपोज दिस डिस्टेंस, और यहाँ पे सबसे क्लोजेस्ट क्या है? ये वाला पॉइंट है. ओके, तो दिस डिस्टेंस, तो ये जो ब्लू में मैंने हाईलाइट किया है, ये क्या है? ये मार्जिन है. ओके, दोनों तरफ कुछ ना कुछ मार्जिन रहेगा. जो भी क्लोजेस्ट पॉइंट है वहाँ के डिस्टेंस से लेके डिसीजन बाउंड्री के डिस्टेंस तक, उसको कहते हैं मार्जिन. तो SVM एक बेस्ट फिट डिसीजन बाउंड्री कैसे सेलेक्ट करता है? जब वो इस मार्जिन को मैक्सिमाइज कर पाए. ओके, मैक्सिमाइज द मार्जिन, दैट मीन्स SVM इज एबल टू क्लासीफाई द 2 क्लासेस, इज एबल टू क्लासीफाई एवरी डेटा पॉइंट इनटू 2 क्लासेस वेरी मच हाई एक्यूरेसी. सो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? द लार्जर द मार्जिन बेटर द एक्यूरेसी. ओके, बेटर एक्यूरेसी. जितना ज़्यादा मार्जिन रहेगा उतना ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी हमें मिलती है न्यू क्लासेस को आइडेंटिफाई करने में कि वो किस तरफ डिसीजन बाउंड्री के बिलोंग करेंगे, किस क्लास से वो बिलोंग करेंगे. बट रियल टाइम में क्या होता है कि अभी तो ये बहुत अच्छे से मैंने इसको स्प्लिट करके दिखा दिया आपको, बट रियल टाइम में क्या होता है कि
सपोज़ ये जो लाइक ग्रीन वैल्यू है, ये सपोज़ क्लास 1 है, क्लास 1 की वैल्यू कुछ यहाँ पे भी है, कुछ यहाँ पे भी है, वैसे ही क्लास 2 की जो वैल्यू कुछ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ओके। तो दीज आर नथिंग बट द नॉइज़, ओके। ओवरलैपिंग होते हैं, डेटा ओवरलैपिंग होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो ये रियल टाइम में होता ही होता है। एसवीएम सपोर्ट करता है सॉफ्ट मार्जिन को भी। अगर ऐसा ओवरलैपिंग डेटा है हमारे पास, तो लीनियरली सिर्फ सेपरेट करने की जगह सपोर्ट वेक्टर मशीन बहुत सारे हमें कर्नल प्रोवाइड करता है, जिससे अगर डेटा लीनियरली सेपरेबल नहीं है तो डिफरेंट कर्नल्स का यूज़ करके हम सॉफ्ट मार्जिन्स क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमारे डेटा को अच्छी तरीके से क्लासीफाई करेगा। सपोर्ट्स सॉफ्ट मार्जिन, सपोर्ट्स soft margin. It tolerates misclassifications, maximizing margin. ओके, तो सॉफ्ट मार्जिन का मतलब क्या हो गया कि जो मॉडल है वो टॉलरेट कर सकता है मिस क्लासिफिकेशन, बट मार्जिन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, ओके। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम जो मिस क्लासिफिकेशन है उसको बहुत ज़्यादा हाई रख दें, और मार्जिन को हाई करने के चक्कर में हमने मिस क्लासिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा हाई कर दिया, ओके। तो इन दोनों का ही बैलेंस बना के चलना पड़ता है जब हम सपोर्ट वेक्टर मशीन को ट्रेन करते हैं। तो उसके लिए अब बैलेंस बनाना पड़ेगा, ओके। हमें बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंसिंग बिटवीन क्या होता है, मिनिमम मिसक्लासिफिकेशन एंड मैक्सिमम मार्जिन। तो इसका जो बैलेंस होता है वो हमें देता है एक बेस्ट फिट मॉडल, कि हमने मिसक्लासिफिकेशन भी कम कर दिया और हमारा जो मार्जिन है वो भी बहुत ज़्यादा है। एंड दिस इज कंट्रोल्ड बाय सी पैरामीटर। सी इज़ नथिंग बट द रेगुलराइजेशन पैरामीटर। जहाँ पे भी आपको सी देखने को मिलता है, दैट इज़ नथिंग बट द रेगुलराइजेशन पैरामीटर। रेगुलराइजेशन हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, रिग्रेशन के टाइम पे L1 होते हैं, L2 होते हैं, ओके। तो उसके कुछ पैरामीटर होते हैं, पेनल्टी हम ऐड करते हैं, तो दैट इज़ द रेगुलराइजेशन पैरामीटर। अब हम अगर बहुत ही ज़्यादा स्मॉल सी की वैल्यू ले लेते हैं तो हमें ज़्यादा मिसक्लासिफिकेशन देखने को मिलता है, ओके। मोर मिसक्लासिफिकेशन एंड सॉफ्ट मार्जिन देखने को मिल जाता है, ओके, सॉफ्ट मार्जिन। और अगर हम वहीं लार्ज सी की वैल्यू ले लें, बहुत ज़्यादा लार्ज ले लें, तो हमें लेस मिसक्लासिफिकेशन तो देखने को मिलता है, बट जो मार्जिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाती है, ओके, हार्डर मार्जिन। यहाँ पे अगर हार्डर मार्जिन देखने को मिल रहा है, लेस मिसक्लासिफिकेशन देखने को मिल रहा है, तो इस केस में हमारा मॉडल हो जाएगा ओवरफिट। कैसे हो जाएगा, सपोज वापस हम एक एग्जांपल देखते हैं, ओके। हमारा ये एक क्लास है, और यहाँ पे हमारा दूसरा क्लास है, ओके। अब डिसीजन बाउंड्री सपोज हार्ड मार्जिन वाला हमें फिट करना है, ओके। हार्ड मार्जिन फिट करना है, हमने सी की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज रख दी है और हमें लेस मिसक्लासिफिकेशन चाहिए। तो ओवरफिट कैसे होगा, इसकी जो डिसीजन बाउंड्री रहेगी कुछ इस तरीके की रहेगी, ओके, इस तरीके की रहेगी। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसने क्लासीफाई तो बहुत अच्छी तरीके से कर दिया, बट अनसीन डेटा पे ये वर्क नहीं करेगा। ये कंप्लीट जो नॉइज़ भी थे, क्योंकि ये एक तरीके से जो 3 वेरिएबल हैं जो यहाँ पे आ गए हैं, या फिर ये 2 जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे आ गए हैं, एक तरीके से नॉइज़ हो सकता है, ओके। गलती से ये उस कैटेगरी में चला गया, गलती से ये इस कैटेगरी में आ गया। अब ये इसको भी लर्न कर लिया, तो अनसीन डेटा अगर आएगा तो ये कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि किस में उसको रखना है, करेक्ट। तो इसके लिए एक बैलेंस सी की वैल्यू खोजना, that is important, and that is the regularization parameter that will balance the minimum misclassification and maximum margin. suppose इसकी जगह हमने एक soft margin create किया, जिससे हमें soft margin हमने इस तरीके से create किया। अभी हमें यहाँ पे complete रेड वाला जो क्लासिफिकेशन है वो एटलीस्ट हमें उसमें थोड़ा बहुत नॉइज़ देखने को मिल रहा है, बट ग्रीन वाला कम्प्लीटली सही तरीके से क्लासिफाइड है। तो ये तो हो गया बात लीनियरली सेपरेबल डेटा की। ये सब जितने भी अभी तक हमने बात किया है डेटा, वो डायरेक्टली एक लाइन से सेपरेट हो जा रहा है। बट वॉट अबाउट कि अगर नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा हो, ओके। तो सपोज़ आपका कुछ एक नया एग्जाम्पल लेते हैं, ओके। दिस इज़ फीचर 1, दिस इज़ फीचर 2।
अब अगर हम इसको लीनियरली सेपरेट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, या तो ऐसे लाइन क्रिएट करेंगे, या तो ऐसे लाइन क्रिएट करेंगे, या तो ऐसे लाइन क्रिएट करेंगे, करेक्ट। इससे क्या हो रहा है कि हमें बहुत ही ज़्यादा मिस क्लासिफिकेशन भी देखने को मिल रहा है और मार्जिन भी हमारा कुछ सही से बैठ नहीं रहा। इसको कैसे हम सेपरेट करेंगे, इसका बेस्ट तरीका क्या है कि हमें कुछ इस तरीके का डिसीजन बाउंड्री मिल जाए, करेक्ट। लेकिन अब ये कैसे होगा, दैट इज़ वाई SVM में हमें कर्नल करके कंसेप्ट मिल जाता है। कर्नल विल डू द मैपिंग of data into dimensional space, ओके। कर्नल क्या करता है कि जो भी डेटा है आपका, सेट ऑफ फीचर्स हैं, उसको और हाई डायमेंशनल स्पेस में प्लॉट करने का ट्राई करता है, वेयर इट बिकम्स लीनियरली सेपरेबल, ओके। और ये हाई डायमेंशनल डेटा कैसे क्रिएट करता है, ये इन्हीं दोनों फीचर में से कुछ ऐसे फीचर क्रिएट करता है जिससे कि ये हाई डायमेंशनल स्पेस पे भी प्लॉट हो पाए। सपोज हमने कोई सम ऑफ स्क्वायर्ड फीचर यहाँ पे ले लिया, कोई एक क्लास सेलेक्ट किया, उसका सम ऑफ स्क्वायर्ड फीचर ले लिया और एक 3D ग्राफ में उसको कन्वर्ट कर दिया, ओके। 3D ग्राफ में इस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट किया। अब हमारे जो ब्लैक वाला लाइन था वो कुछ इस तरीके से हमें 3D ग्राफ में देखने को मिल रहा है, ओके। कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, और जो ग्रीन वाला था वो कुछ ऐसे देखने को मिल रहा है, ओके। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे हमने SVM में लीनियर कर्नल की जगह दूसरा कर्नल, हमारे पास एक 2D ग्राफ था, अब हमारे पास एक 3D ग्राफ आ गया हाई डायमेंशनल स्पेस में, इसने इसको चेंज कर दिया। अब ये अगर आप देखो तो अब ये लीनियरली सेपरेबल हो चुका है, ओके। अगर हम यहाँ पे एक प्लेन क्रिएट करें इस तरीके से, ओके, दिस इज़ द प्लेन जो कि ये सेपरेट कर रहा है, ये क्लास 1 है और क्लास 2 है, इसके नीचे क्लास 2 आ जाता है, इसके ऊपर क्लास 1 आ जाता है, ओके। तो कर्नल की हेल्प से यहाँ पे हमने जो कर्नल यूज़ किया है, कौन सा कर्नल यूज़ किया है, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। सो SVM के जो कर्नल्स होते हैं, SVM के कर्नल कौन कौन से होते हैं, SVM कर्नल्स, सबसे पहला तो आ जाता है लीनियर जो कि हमने बात किया था, नेक्स्ट आ जाता है पॉलिनोमियल, जब आपका कोई क्वाड्रेटिक आप पैटर्न देख पा रहे हो डेटा में तो, एंड द थर्ड वन इज़ RBF, रेडियल बेसिस फंक्शन, और ये होता है डिफ़ॉल्ट कर्नल। लीनियर का हमने बात कर लिया, लीनियर कब हमको यूज़ करना, पॉलिनोमियल कब हमको यूज़ करना, जब हमें कोई क्वाड्रेटिक पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो कर्व जैसा पैटर्न देखने को मिल रहा है। बट अगर हमें कोई भी पैटर्न समझ में नहीं आ रहा तो उस केस में हम RBF का यूज़ करते हैं, ओके। व्हेन द डेटा इज़ नॉन लीनियर एंड वी डोंट नो द पैटर्न, एंड वी डोंट नो पैटर्न, तो उस केस में RBF को यूज़ करते हैं। और नॉर्मली रियल टाइम में हमें पैटर्न नहीं पता होता है, दैट इज़ वाई कि RBF एज अ डिफ़ॉल्ट कर्नल सेट है। एंड लास्ट आ जाता है सिग्मॉइड। सिग्मॉइड भी एक तरीके से कर्नल एज ए यूज़ कर सकते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए, सेम यूज़ होता है जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमने सिग्मॉइड फंक्शन पढ़ा था, उसी के बेसिस पे यहाँ पे सिग्मॉइड यूज़ होता है। और सिग्मॉइड मोस्टली तब यूज़ करते हैं जब आपको एक न्यूरल नेटवर्क टाइप का सपोर्ट वेक्टर मशीन चाहिए होता है, ओके। तो ये तो बात होगी सपोर्ट वेक्टर मशीन की, जिसमें हमने ज़्यादातर क्लासिफिकेशन की बात की है। अब हम आ जाते हैं सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर पे, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर। अब इसमें C की जगह हमारे पास पैरामीटर आ जाता है एप्साइलन, ओके, एप्साइलन, पैरामीटर ऑफ सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर दैट you can select to define margin around the prediction कर्व। तो ये क्या करता है, ये सेलेक्ट करते हैं कि कितना मार्जिन होना चाहिए अराउंड द प्रेडिक्शन कर्व। एक फिगर हम बना लेते हैं, उससे ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आपको विजुलाइज करने में। तो सपोज़ हमारे पास कुछ इस तरीके का डेटा है, ओके, और यहाँ पे डिसीजन बाउंड्री आ गई। सपोज़ इस तरीके की कुछ डिसीजन बाउंड्री आ गई, और ये जो है ये है मार्जिन अराउंड द डिसीजन बाउंड्री। अब अगर इसमें आप देखो, ये डिसीजन बाउंड्री के अंदर कुछ वैल्यूज़ फॉल कर रहे हैं, राइट, इसमें कुछ वैल्यूज़ फॉल कर रहे हैं, जैसे कि ये हो गया, ये दोनों हो गए, ओके, दिस इज़ एट द बाउंड्री
और ये दोनों हो गए। एप्सिलॉन का यूज़ करके मार्जिन को सेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइक वैल्यूज़ जो हैं वो मार्जिन के अंदर फॉल भी कर सकते हैं और उसके बाहर भी रह सकते हैं। तो जो वैल्यूज़ हैं जो मार्जिन के अंदर फॉल कर रहे हैं, ओके, लाइक वैल्यूज़ अंडर मार्जिन आर सिग्नल, okay, and values outside the margin are noise. एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन क्या सेट करता है कि मैक्सिमम हम कितना एरर को अलाउ करते हैं, ओके, कितना एरर को टॉलरेट कर सकते हैं. सो दैट इज द एप्सिलॉन इज द मैक्सिमम अलाउएबल एरर बिटवीन predicted and actual values where you don't penalize the model. एप्सिलॉन एक ऐसा हम जो पैरामीटर है उसको हम ऐसे सेट करते हैं कि हम उतना एरर को अलाउ कर सकते हैं बट उससे ज़्यादा नहीं, ओके, उतना ही एरर हम अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि मार्जिन रियल टाइम में ऐसा होता है कि उसके अंदर भी वैल्यूज़ आ रही हैं बट डिसीजन बाउंड्री हमें वैसे भी फिट करनी पड़ती है। तो जो भी वैल्यूज़ हैं जो मार्जिन के अंदर हैं उसमें कोई भी पेनल्टी नहीं लगती, वो बिल्कुल भी लॉस फंक्शन को कैलकुलेट करने में यूज़ नहीं होता है। पॉइंट जो मार्जिन के बाहर है उसको यूज़ करके हम लॉस फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं और पेनलाइज करते हैं मॉडल को कि मॉडल सही परफॉर्म कर रहा है या फिर नहीं। पॉइंट इनसाइड नो पेनल्टी and point outside adds to loss or penalized, ओके, तो लॉस फंक्शन में ये कंट्रीब्यूट करते हैं। एप्सिलॉन की जो वैल्यू है ये रेंज करती है, एप्सिलॉन की जो वैल्यू ये रेंज करती है 0.1 से 1 तक। अब अगर एप्सिलॉन आप बहुत ज़्यादा स्मॉल ले लेंगे, बहुत ज़्यादा स्मॉल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइटर ट्यूब बन जाएगी, टाइटर ट्यूब, and this will lead to overfit model. और अगर larger epsilon ले लेंगे then it will allow some error, then it will give us the smoother model, and but it is sensitive to outliers.